भाई लुकिज्म पर वीडियो बनाओ। लुकिज्म पर वीडियो कब आएगी? लुकिज्म पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे भाई? एक बार लुकिज्म ट्राई कर। तुम लोगों के इतना कहने पर मैंने लुकिज्म तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये मेरा वर्स्ट डिसीजन था। तुम लोगों के हर जगह पर मैसेज करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना लुकिज्म को एक ट्राई दिया जाए, लेकिन मुझे पता नहीं था ये इतना ज्यादा एडिक्टिव होगा कि मैं इसमें इतना ज्यादा घुस जाऊंगा कि एक हफ्ते के अंदर ही 50 से ज्यादा चैप्टर्स खत्म कर दूंगा। स्टार्टिंग में मुझे लगा ये नॉर्मल सा ओवर हाइप्ड स्कूल ड्रामा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसके 50 चैप्टर्स तक खत्म कर लिए मुझे पता चल गया कि इसकी स्टोरी स्कूल ड्रामा वाली तो नहीं है। और मैंने तुम लोगों से पूछा था कि इसका रिव्यू करा जाए या फिर इसको एक्सप्लेन किया जाए, तो तुम में से काफी लोगों ने कहा था कि भाई दोनों कर दो। तो इस वीडियो में मैं लुकिज्म का सीजन 1 का रिव्यू और एक्सप्लेन दोनों कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम 30 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमें सीजन 1 की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डैनियल, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, वो किस तरह से अपने स्कूल में काफी ज्यादा बुली होता है। उसको हर कोई उसके फिजिकल लुक्स की वजह से बुली करता है, और हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसकी माँ उसके लिए कितनी ज्यादा केयरिंग है, उसकी कितनी ज्यादा केयर करती है। लेकिन डैनियल उससे हमेशा ये कहता रहता है कि मुझे दूसरे स्कूल में भेजो, मुझे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्कूल में इतना ज्यादा बुली होता है तो उसे यहाँ तो नहीं रहना होगा। लेकिन उसकी माँ उससे इतना ज्यादा प्यार करती है कि वो उसे कहीं और भेजना ही नहीं चाहती। लेकिन एक दिन जब वो उसे बुली होता हुआ देख लेती है, तब वो भी डिसाइड कर लेती है कि डैनियल, अगर तुझे दूसरे शहर जाना है तो वहाँ चला जा, बस तू खुश रहना चाहिए। जिसके बाद डैनियल दूसरी सिटी चला जाता है अपना लुक चेंज करके, और उसे लगता है कि अब उसने लुक चेंज कर लिया तो सब चीज चेंज हो चुकी है। और यही सोच करके वो एक लड़की पर ट्राई करता है, और वो लड़की और कोई नहीं, एक बॉक्सर की गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम मीरा होता है, और उस बॉक्सर का नाम जैक होता है। इन दोनों नामों को फिलहाल के लिए याद रखना। जिसके बाद जैक डैनियल को समझाता है कि थोड़ा औकात में रहे, और मीरा उसके साथ होती है, इसलिए वो वहाँ पर फाइट नहीं करता है। जिसके बाद डैनियल को तो समझ में आ जाता है कि भले ही वो लुक चेंज कर ले, लेकिन अंदर से तो वो वही डैनियल रहेगा जो कि कमजोर और बुली होता है। लेकिन कहानी तब बदल जाती है जब रात में डैनियल सो के उठता है और उसे रियलाइज होता है कि ये बॉडी उसकी बॉडी तो नहीं है, क्योंकि ये बॉडी काफी ज्यादा टॉल और मस्कुलर होती है। और जैसे ही वो आईने के सामने जाता है, वो रियलाइज करता है कि उसका फेस भी पूरी तरह बदल चुका है, और वो शॉक में तब चला जाता है जब वो पीछे देखता है कि उसकी एक्चुअल बॉडी सो रही है और ये उसकी कोई दूसरी बॉडी है। उसे लगता है कि कुछ सपना है, तो वो अपनी पुरानी बॉडी को जगाने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो अपनी पुरानी बॉडी को जगाता है, उसकी वो नई बॉडी सो जाती है। और कहानी यहाँ से और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है कि अब ये दो बॉडी आई कैसे, और ये दूसरी बॉडी एक्चुअल में है कौन। लेकिन इसके बाद डैनियल समझ जाता है कि अगर वो इस बॉडी में सोएगा तो वो उस वाली बॉडी में जाग जाएगा, और अगर वो बॉडी सोएगी तो ये वाली बॉडी जाग जाएगी। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि अपनी नई बॉडी से वो स्कूल जाएगा, और ये डिसीजन उसका काफी सही साबित होता है, क्योंकि जैसे ही वो स्कूल में जाता है, लड़कियां तो उसकी दीवानी हो जाती हैं, और लड़के उससे जलना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है। और वो बंदा जैक, याद है ना, वो बंदा भी डैनियल की ही क्लास में होता है, और डैनियल को देख कर काफी ज्यादा खुन्नस खा रहा होता है, क्योंकि उसकी बंदी मीरा भी एक्चुअल में बंदी नहीं है, और उसे वो लाइक करता है। और ये देख करके उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है कि मीरा भी डैनियल को देख रही है, और क्लास के सारे बंदे अब डैनियल को अपनी गैंग में शामिल करना चाहते हैं। हालांकि हमारा बंदा इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहता है। और इस सब के बाद हमें दिखाया जाता है जो पुराना वाला डैनियल है ना, वो एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है। ऑब्वियसली पैसे तो कमाने ही है ना यार। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब जैक भी उसी कन्वीनियंस स्टोर में आ जाता है जहाँ पर डैनियल काम करता है, और वो डैनियल को पहचान जाता है कि ये तो वही बंदा है जिसने मीरा पर लाइन मारने की कोशिश की थी, और इस बार डैनियल को अच्छे से सबक सिखाता है। लिटरली उसे एक जोरदार पंच मारता है, और जैक के सारे दोस्त उसके कपड़े उतार करके उसकी वीडियो तक बना लेते हैं। लेकिन इससे भी बुरा तब लगता है जब बंदा अपनी माँ से बात करता है और कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक है। लेकिन कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब डैनियल अगले दिन स्कूल में पहुंचता है अपनी न्यू बॉडी से, और जैक उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, और डैनियल उससे बचने के लिए उसे डॉज करता है और उस पर पंच भी कर देता है। और इसे देखने के बाद क्लास के सारे बंदे हैरान हो जाते हैं कि इस बंदे ने जैक के पंच को डॉज कर दिया, इनफैक्ट जैक पर पंच भी दे मारा, और पूरे स्कूल में डैनियल का नाम हो जाता है। और वहीं पर ही हमें एक नए बंदे से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम होता है वास्को, और ये बंदा काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसको याद रखना। वेल, अगर थोड़ा सा हिंट दूं तो जो वास्को है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, और वो बर्न नकल्स नाम की गैंग का लीडर भी है। और अगर मैं बताना भूल गया हूँ तो डैनियल फैशन डिपार्टमेंट में है। और वास्को को मैं काफी इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा था क्योंकि जब हमारा बंदा अपने कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा होता है, तो कुछ बुली लड़के जिन्हो नाम के एक बंदे को उसकी दुकान में भेजते हैं उससे सामान लेके आने के लिए, और उसे पैसे देने को बिल्कुल मना करते हैं। तभी जियो जब डैनियल से सामान खरीद करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो वो बुली बंदे भी वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों को काफी परेशान करना स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद वास्को ही उन दोनों को बचाता है। इसी के बाद हमें पता चलता है कि जियो को स्कूल में डैनियल की तरह ही परेशान किया जाता है, और डैनियल ये चीज कैफेटेरिया में होते हुए नोटिस कर लेता है और जियो को अपने पास खाना खाने के लिए बुला लेता है। और वहाँ जैक भी होता है, और डैनियल को देख के वैसे ही वो किलसा हुआ होता है। तभी एक बंदा पीछे से कहता है कि क्या ये वही बंदा है जिसने जैक की गीली कर दी थी, और वो बंदा होता है वोकल डिपार्टमेंट का विन जिन, जिसे देख करके जैक कहता है कि उसका तो पता नहीं, पर तुझे एक रैप्टे में जरूर नचा दूंगा, दम है तो आजा। जिसके बाद वास्को भी वहाँ पर आ जाता है, और डैनियल उसे देख करके हाय कहता है, पर अब वास्को को तो नहीं पता कि ये वही
डैनियल है, लेकिन जियो को उसके पास बैठे हुए देख करके वो ये सोचता है कि जरूर डैनियल एक बुली है और एक मतलबी इंसान है, और यही समझाने के लिए वो डैनियल के शोल्डर पे आकर के हाथ रखता है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये हाथ कोई नॉर्मल हाथ नहीं होता है। वेल, माना जाता है कि अगर वास्को किसी के भी शोल्डर पे हाथ रखता है तो वो इतनी टाइट ग्रिप बनाता है कि बंदे अपने घुटनों पे आ जाते हैं, लेकिन डैनियल उस हाथ को इजीली पकड़ता है और उसे हटा देता है, जिसे देख करके सारे बंदे हैरान हो जाते हैं कि इस बंदे ने डैनियल की ग्रिप को आखिर छुड़ाया कैसे। और वास्को का हाथ हटाने के बाद डैनियल कहता है कि अगर मैंने तुम्हें किसी भी तरह से परेशान किया तो मुझे माफ कर देना, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। और ये सब देख करके लोग हैरान हो ही रहे होते हैं। तभी जेस, जो कि वास्को का काफी क्लोज फ्रेंड है, वो वहां पर आ जाता है सारे मामले को ठंडा करने के लिए, क्योंकि अगर बात यहाँ से आगे बढ़ी तो बर्न नकल्स का भी नाम खराब हो सकता है। और ये सब देखने के बाद जैक के दोस्त डिसाइड करते हैं कि क्यों ना डैनियल को पार्टी में बुला करके अपनी गैंग ज्वाइन करवाई जाए। जिसके बाद ये लोग डैनियल से पूछते हैं और डैनियल भी हाँ कर देता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डैनियल जब उस पार्टी में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि इन लोगों का तो पीने का प्रोग्राम था और जोई भी वहां पर आ चुकी है। और अगर तुम्हें जोई नहीं पता तो वेल, जोई का क्रश डैनियल ही है, उसे डैनियल बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो डैनियल के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। वेल, स्टार्टिंग के 10 चैप्टर तो यहाँ पर हमने कवर कर दिए हैं, और अगर मैं अपना यहाँ पर रिव्यू दूं तो मैं तुम्हें यही बताना चाहूंगा कि अभी तक तो ये सिर्फ नॉर्मल स्कूल ड्रामा ही लगती है स्टार्टिंग के 10 चैप्टर्स में, और तुम्हें पता चलता है कि हाँ, ये थोड़े पुराने टाइम में बनाई गई है अगर तुम आज की मानवा से कंपेयर करो तो बाकी के 10 चैप्टर कवर करने से पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो लगे तो उसका कारण ये है कि मैं पिछले 2 घंटे से बोल रहा था और मेरा माइक बंद था, तो इसलिए अगर तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी मेरी लो लगे तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी अब आगे के 10 चैप्टर्स कवर करते हैं, जहाँ पर डैनियल पार्टी में तो आ चुका होता है, लेकिन सब लोग ये जानकर के शॉक हो जाते हैं कि डैनियल पीता ही नहीं है। और ये जानने के बाद वो लोग और ज्यादा कोशिश करते हैं डैनियल को पिलाने की, और वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। बेसिकली जोई डैनियल को पानी बता करके पिला ही देती है। और इसके बाद मजेदार सीन तो तब आता है जब ये लोग डैनियल से पूछते हैं कि एक बात बता, तू रहता कहाँ पर है और तेरे जो कपड़े हैं ओवरसाइज्ड क्यों लगते हैं, कहीं तू ओवरसाइज्ड कपड़ों का फैन तो नहीं है। जिसके बाद डैनियल इन्हें बताता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं जिस बंदे के साथ रहता हूँ वो बंदा काफी मोटा है तो उसी के कपड़े मैं पहनता हूँ, और वो बंदा कॉलेज ड्रॉप आउट है, दिन में सोता है और रात में काम करता है। जिसे सुनने के बाद ये लोग सोचते हैं कि कहीं डैनियल किसी गैंगस्टर के साथ तो नहीं रहता। और ये सब देख के जैक जाम पे जाम मार रहा होता है और टल्ली हो जाता है और डैनियल के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाता है, और ये लोग कुछ ज्यादा ही पी लेते हैं। जिसके बाद ये शोर मचा रहे होते हैं और आसपास के लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तभी उनमें से एक ग्रुप की काफी ज्यादा सनक जाती है कि ये बच्चे हमारे साथ बैठ के ही पी रहे हैं और यहाँ पर इतना शोर कर रहे हैं, इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी वो ग्रुप डैनियल के ग्रुप में आकर के इनके साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है। और यार याद है ना, मैंने बताया था कि डैनियल ने भी जाम को थोड़ा सा चख लिया है, तो उसका मत्था भी थोड़ा सा गर्म हो रखा है। और इसके बाद वो सबसे पहला काम करता है कि जैक के दोस्तों से उनका मोबाइल छीनता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बस बुली करना और लोगों की वीडियो बनाना तुम्हें यही काम है। और इसके बाद वो जो बंदे आए हुए होते हैं उनसे सॉरी बोलने के लिए उन्हें जाम ऑफर करने के लिए एक बोतल उठाता है, लेकिन वो बोतल उसके हाथ से फिसल जाती है और थोड़ी सी टूट जाती है, जिसे देख करके उन बंदों की फट जाती है कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है, ऐसे कोई थोड़ी सॉरी बोलता है। उसके बाद ये बंदे तो सुमड़ी में वहां से भाग जाते हैं, लेकिन हमारा डैनियल भी पूरी तरह से टल्ली होकर वहीं पर ही गिर जाता है और उसकी आंख खुलती है अपनी पुरानी बॉडी में। अब डैनियल अपनी न्यू बॉडी को लेने के लिए वापस से उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो टल्ली हुआ था, और इस नए वाले डैनियल को देख करके जोई उससे पूछती है कि आखिर तू है कौन और तू यहाँ पर आया कैसे। जिसके बाद डैनियल उन सबको बताता है कि मैं डैनियल का दोस्त हूँ और मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। जिसके बाद ये सारे लोग पूछते हैं कि क्या तू डैनियल का वही दोस्त है जो उसके साथ रहता है। जिसके बाद डैनियल सोचता है कि अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मैं वही दोस्त हूँ जो डैनियल के साथ रहता है तो ये लोग मेरे घर पर आ जाएंगे, जिसके बाद मेरा सीक्रेट पूरी तरह से रिवील हो सकता है। जिसके बाद डैनियल कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ, बल्कि डैनियल जिसके साथ रहता है उस आदमी ने मुझे भेजा है डैनियल को वापस बुलाने के लिए। तो इसके बाद इन लोगों का शक पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि पक्की बात है डैनियल किसी गैंगस्टर के साथ ही रहता है और डैनियल उस गैंगस्टर का कोई खास आदमी है। जिसके बाद डैनियल अपनी बॉडी को उठा करके वहां से जाने लगता है, जिसे देख करके ये सारे लोग भी वहां से जाना शुरू कर देते हैं। तभी ये लोग एक पंचिंग मशीन के सामने से गुजरते हैं जहाँ पर जैक डिसाइड करता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को एक बार चेक कर लेता हूँ। तो बेसिकली वो एक असली पंच बनाते कैसे हैं वो बना करके उस पंचिंग बैग पर पंच करता है और एक नया रिकॉर्ड सेट कर लेता है, जिसे डैनियल भी देख रहा होता है और इन सब के जाने के बाद ट्राई भी करता है वही सेम पंच जो जैक ने उसके सामने करा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस पंच को मिस कर देता है और वो पंच पंचिंग मशीन पर नहीं उसके साइड में लग जाता है। और ये सेम चीज को वास्को भी दूर से देख रहा होता है और उसकी गैंग उससे कहती है कि वास्को तुम क्यों नहीं ट्राई करते। जिसके बाद वास्को ट्राई करता है तो वो अपना न्यू रिकॉर्ड सेट कर लेता है और जैक का रिकॉर्ड भी तोड़ देता है। लेकिन तभी वो एक ऐसी चीज नोटिस करता है जो उसका ध्यान खींच लेती है, और वो चीज होती है कि अभी याद है ना डैनियल ने पंच मारा था उस पंचिंग बैग पर, तो वेल जहां पर उसने वो पंचिंग बैग पर पंच मिस किया था उस जगह से वो पंचिंग बैग पूरी तरह से फट चुका होता है, जो कि दिखाता है कि डैनियल के अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, पर वो उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है और वास्को ये चीज को समझ जाता है। और इसके अगले कुछ चैप्टर्स में हमें जैक की स्टोरी दिखाई जाती है। बेसिकली हमें ये दिखाया जाता है कि जैक किस तरह से मीरा को पसंद करता है और मीरा भी कहीं ना कहीं जैक को पसंद करती है, पर उसकी एक आदत उसको
नहीं पसंद, जो कि है उसका लड़ाई झगड़ा करना। और वही चीज वो जैक से भी कहती है कि अगर मेरे साथ रहना है तो लड़ाई झगड़ा को छोड़ना होगा। जिसके बाद जैक भी कहता है कि ठीक है, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। जिसके बाद वो ग्रुप जो उस टाइम इन लोगों से भिड़ा था वो वापस से यहाँ पर आ जाता है और ये लोग जैक को पहचान जाते हैं, क्योंकि जैक उस टाइम टल्ली हो चुका था तो इसने ज्यादा कुछ करा नहीं था। तो ये लोग सोचते हैं कि जैक एक इजी ओपोनेंट है, इस पे हम अपना सारा भड़ास निकाल सकते हैं। जिसके बाद ये जैक को पोक करना स्टार्ट करते हैं, बेसिकली उसको हर तरह से बुली करते हैं मीरा के सामने, क्योंकि इन्हें पता चल जाता है कि ये मीरा के सामने कुछ भी नहीं करेगा। और इसी के बीच में जैक को रियलाइज होता है कि बुली होना कैसा फील करता है। जिसके बाद बंदा मीरा से कह देता है कि आई एम सॉरी, अब मैं इससे ज्यादा अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाऊंगा। इन लोगों ने मेरे सर में दर्द कर दिया है, इनको तो सबक सिखाना। और वहीं दूसरी तरफ डैनियल के घर पे डैनियल की माँ आ चुकी होती है, जिसे डैनियल देखता है और अपनी न्यू बॉडी में अपनी माँ को ग्रीट करता है। बेसिकली इस आर्क के अंदर में ये दिखाया जाता है कि डैनियल अपनी माँ के इतना करीब होकर भी कितना दूर है। वो अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहता है पर कर नहीं पाता, और ये सोचता है कि उसने अपने माँ के साथ कभी कोई कॉफी तक नहीं पी है, और इसी चीज को पूरा करने के लिए वो उसे एक रेस्टोरेंट लेकर के जाता है। और इसके बाद ये लोग थोड़ी सी बात करते हैं, जिसके बाद डैनियल की माँ डिसाइड करती है वो डैनियल से बिना मिले ही चली जाएगी, और इस वाले डैनियल को कुछ मनी दे करके जाती है, जो कि वास्को दूर से बैठा होकर के देख रहा होता है। और वास्को को ऐसा लगता है कि ये वाला डैनियल उस डैनियल की माँ से पैसे ऐंठ रहा है। तो यही सोच करके वास्को डैनियल के पास जाता है और उसे मारना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि डैनियल एक बुली है। जिसके बाद डैनियल समझ नहीं पा रहा होता है कि वास्को उसको मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि वास्को, तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। जिसके बाद वास्को डैनियल से कहता है कि मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है, अभी जिस औरत ने तुझे पैसे दिए हैं वो पैसे मुझे दे दे बस। इसके बाद डैनियल भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो पैसे उसकी माँ ने दिए हैं और वो ऐसे ही उनको नहीं देना चाहता। और इसके बाद डैनियल काफी सीरियस हो चुका होता है और वही पंच बनाता है जो कि उसने जैक को देख करके सीखा था, और इस बार वास्को पर उसको अप्लाई करता है, जिसे देख करके वास्को भी सोचता है कि क्या ये बॉक्सर है, जो भी हो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। और इसके बाद ये दोनों सेम टाइम पर अटैक अपना बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये आ जाता है कि डैनियल पंच मारने की जगह वास्को के मुंह पर अपनी एल्बो देकर के मारता है, जिसके बाद वास्को वहीं पर ही अनकॉन्शियस रह जाता है और उसकी गैंग आकर के उसे उठाती है। और नेक्स्ट डे नाम सुनाम के हमें एक लड़के से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि ब्रांड को ही सब कुछ मानता है, लिटरली शूज से लेके रिंग्स तक उसके पास सब कुछ ब्रांडेड ही है। और ये जो रिंग्स है ये कोई नॉर्मल रिंग्स नहीं है, ये लिटरली बहुत ही ज्यादा लग्जरियस ब्रांड की रिंग्स हैं, जिन्हें कोई के पॉप आर्टिस्ट भी पहनता है। और इनको 10 की 10 कलेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, कोई वेल्दी इंसान ही इनको कलेक्ट कर पाएगा। इसलिए हमारे बंदे के पास भी सिर्फ एक ही रिंग है और इसको ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता है। लेकिन इसकी फट तब जाती है जब ये क्लास में जाके एक बंदे को देखता है जिसके हाथ में 10 की 10 रिंग होती है, और ये बंदा और कोई नहीं जे होता है। फिलहाल इस बंदे के बारे में हमें ज्यादा इंट्रोडक्शन तो नहीं दिया जाता, पर ये पता चल जाता है कि ये बहुत ही सुपर रिच फैमिली से आता है। और इसी के बाद डैनियल भी क्लासरूम में एंटर करता है और उसके बैग, कपड़े, शूज देख करके इन्हें लगता है कि डैनियल किसी गरीब परिवार से आता है, क्योंकि उसकी कोई भी चीज ब्रांडेड नहीं होती है। सब कुछ ऐसा लगता है कि पहले से ही पहना हुआ है और वो यूज कपड़े पहन रहा है, जिसे जे नोटिस कर लेता है और वो डैनियल को अपना काफी अच्छा फ्रेंड मानता है, क्योंकि डैनियल जब भी उससे मिलता है हमेशा हाय बोलता है। और जब जे को ये बात पता चलती है कि डैनियल का बर्थडे आने वाला है, तो वो डिसाइड करता है कि वो डैनियल को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देगा। फिर उसे क्लिक होता है कि क्यों ना मैं कपड़े ही दे दूं। तो वो डैनियल के बर्थडे वाले दिन ब्रांडेड कपड़ों से भरा बैग डैनियल को जाके दे देता है, जिसके बाद डैनियल उसे लेने से तो मना करता है, पर जब ये इसे बताता है कि ये यूज्ड कपड़े हैं तो डैनियल उन्हें ले लेता है। पर डैनियल को ये बात नहीं पता होती कि वो एक्चुअली ब्रांडेड कपड़े हैं और उनकी कीमत बहुत ज्यादा महंगी है। और इसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि जे ने लेटर लिखने की भी ट्राई करी थी डैनियल को, और यहाँ तक आते आते इसके 20 चैप्टर्स भी कवर हो जाते हैं। अगर इन 10 चैप्टर्स का रिव्यू करा जाए तो बेसिकली इन 10 चैप्टर्स में हमें नए नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि कहानी में अभी और कुछ भी है, और कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी अच्छे तरीके से होता है। धीरे धीरे हर कैरेक्टर का क्या पावर लेवल है वो कहानी के साथ आराम से चलता है। नाउ नेक्स्ट 10 चैप्टर के अंदर हम म्यूजिकल फेस्टिवल की स्टोरी देखने वाले हैं। उससे पहले हमें दिखाया जाता है एक म्यूजिकल स्टूडियो के अंदर विन जिन का ऑडिशन हो चुका है और उसके बाद एक ही बंदा बचा है जिसका ऑडिशन लेना बाकी है। लेकिन उस बंदे की शक्ल देख करके ये लोग उस बंदे को निकाल देते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कोई सिंगर उनकी लिस्ट में इस तरह से दिखता हो। बेसिकली उसकी पर्सनैलिटी को देख के को निकाल दिया जाता है, उसके टैलेंट की कोई कदर ही नहीं होती है। और यही सोच करके वो वहां से चला जाता है कि एक दिन इन लोगों को मेरे टैलेंट की कदर जरूर होगी। और उसके बाद जब वो बस में जाकर के बैठता है उसका तब भी उसके फिजिकल लुक्स पर मजाक बनाया जाता है, जिसके बाद वो बंदा सोचता है मैं जरूर एक तगड़ा कमबैक करूंगा, बिल्कुल एमिनेम की तरह। ये बंदा लिटरली एमिनेम का बहुत बड़ा फैन है और सोचता है कि मैं एमिनेम की तरह ही हूँ, मुझे सारा स्ट्रगल एमिनेम की तरह ही करना होगा, तो इसलिए ये रैप करता है और अपनी डायरी में उसको लिखता भी है। और इस बंदे का नाम होता है ड्यूक, और ड्यूक भी सेम तरीके से बुली होता है स्कूल के अंदर, और ये भी डैनियल के ही स्कूल में है। और डैनियल इस चीज को कैफेटेरिया के अंदर नोटिस कर लेता है कि किस तरह से इसको बुली किया जा रहा है, तो डैनियल इसको भी अपने साथ खाने पर बुला लेता है और लंच करवाता है। जिसके बाद विन जिन जो कि इसको बुली कर रहा होता है वो काफी ज्यादा
किलस जाता है डेनियल से और ड्यूक की तरफ एक गिलास फेंक के मारता है और उससे कहता है इसे लेकर के आ। और ये सारे लोग बैठ करके देख रहे होते हैं, जिनमें से जैक बोलता है विनजिन अपना काम खुद कर, तेरा हाथ क्या टूटा हुआ है। और इसके बाद काफी फनी बैटल स्टार्ट हो जाता है। ये चैप्टर मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। इसके बाद जैक बोलता है तुझे क्या चश्मों के बिना दिखाई नहीं देता, इन्हें उतार के बात कर। तभी वास्को भी वहां पर आ जाता है और इस बंदे से कहता है ओए ब्लैक ग्लासेस अपना काम खुद कर। और इसी के बाद जैक भी बोलता है कि तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया कि चीजों को जमीन पर नहीं फेंका करते। और इसके बाद माहौल काफी ज्यादा टेंस हो चुका होता है, लेकिन ये लोग ज्यादा कुछ करते नहीं है। इसके बाद डेनियल अपनी स्कूल ड्यूटी कर रहा होता है स्कूल खत्म होने के बाद, और वो सोचता है कि इस बॉडी में वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है और वो वहां पर गाना गाना स्टार्ट कर देता है, जिसे ड्यूक नोटिस कर लेता है क्योंकि वो वहीं से ही निकल रहा होता है। और डेनियल से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ म्यूजिकल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करोगे, क्योंकि ड्यूक भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और अपना टैलेंट को शोकेस करना चाहता है। और काफी सोचने के बाद डेनियल भी उसको हाँ बोल देता है, क्योंकि उसके लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को इतने लोगों के बीच प्रेजेंट करना। ये उसने कभी किया ही नहीं है, बेसिकली वो कभी स्टेज तक नहीं गया है। इसके बाद ये ड्यूक के साथ उसके घर पर जाता है, जहाँ पर इसे पता चलता है कि ड्यूक भी इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस है। जिसके बाद ये दोनों बॉडी से सिंगिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, दिन में और रात में दोनों टाइम अपनी दोनों बॉडी से। और डेनियल अपनी पुरानी बॉडी में प्रैक्टिस कर ही रहा होता है, तभी उसके कन्वीनियंस स्टोर में एक लड़की आ जाती है, जिसे डेनियल नोटिस करता है कि ये मेरे कन्वीनियंस स्टोर में रेगुलरली आती जाती रहती है। सुंदरता को कैसे ही कोई भूल सकता है। लेकिन इसी के बाद जियो और ड्यूक भी वहां पर आ जाते हैं और ये लोग बाहर बैठ करके आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी जियो अपनी सिगरेट निकालता है और सिगरेट पीकर इन लोगों से बात कर रहा होता है। तभी वास्को भी वहां पर आ जाता है और जियो की सिगरेट छीन लेता है और उससे कहता है ये सब मत किया करो। और डेनियल को देख करके कहता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करो, तुम स्ट्रांग बन सकते हो। और ये कह करके वहां से सामान खरीद करके चला जाता है। और अब म्यूजिकल फेस्टिवल स्कूल के अंदर स्टार्ट हो चुका है, जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अपने अकॉर्डिंग स्टॉल्स लगाए हुए हैं। जैसे कि फैशन डिपार्टमेंट के जैक ने लगाया था हिट मी एंड गेट ट्वाइस द मनी, ब्यूटी डिपार्टमेंट के एली ने स्टॉल लगाया था हेयर कट का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वास्को ने पहले आर्म रेसलिंग का स्टॉल लगाया था, जिसके बाद उन लोगों का प्रॉफिट तो काफी ज्यादा हो रहा था पर उसमें लड़कियां नहीं आ रही थी। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं वाटर बॉम्ब का लगाएंगे, पर इन लोगों की शक्ल देख करके लड़कियां ज्यादा देर वहां टिकती नहीं है। और वहीं पर ही स्टेज पर फैशन शो भी अब स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ पर डेनियल भी पार्टिसिपेट करने के लिए चला जाता है। वेल यहाँ फैशन शो के कुछ अलग ही रूल्स है और ये फैशन शो बनाया ही गया है सिर्फ लड़कियों के लिए। बेसिकली यहाँ पर लड़कियां बिड करती हैं सबसे हैंडसम लड़के के लिए, और अगर उनकी बिड सक्सेसफुल हो जाती है तो उन्हें मिलता है मौका उस लड़के के साथ 24 घंटे डेट पर जाने का। और इसमें सारे बंदे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि वास्को जैसे ही जाता है लड़कियां इंप्रेस तो हो जाती हैं, पर उसकी शक्ल देख करके डर जाती हैं, तो उस पर कोई बोली नहीं लगाता। और इसके बाद आता है योना, जो कि वोकल डिपार्टमेंट से है, जिसके ऊपर 50 सेंट्स लगते हैं। तभी इसके बाद डेनियल आता है, जिसके ऊपर स्टार्टिंग की बोली लगती है $50 और ये बोली धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। और इसके बाद सबसे ज्यादा बोली लगाती है ये बिगडेल सुपर रिच लड़की, जिसके बाद डीजे डेनियल को बताता है कि अगर इसने तुझे जीत लिया तो ये तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले साल इसने मुझे जीता था और इसने लिटरली मुझे एक स्लेव की तरह ट्रीट किया था 24 घंटे के लिए। मैं तो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, तो शुक्र मना तू इसके जंगल में ना फंस जाए। जिसके बाद जे भी वहाँ पर खड़ा होता है और डिसाइड करता है कि यार डेनियल के साथ ऐसा तो नहीं होने देगा। जिसके बाद वो रिसेप्शन पर जाकर बोली लगाने की मांग करता है, पर वो लोग इसे बताते हैं कि बोली सिर्फ लड़कियां लगा सकती है, तो ये उन लोगों को ब्राइब करने की भी कोशिश करता है। लेकिन माहौल यहाँ पर काफी ज्यादा टेंस हो चुका होता है, क्योंकि जोई $500 लगा चुकी होती है डेनियल के ऊपर और इसी टाइम का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि इसी चीज के लिए उसने काफी टाइम से पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। लेकिन वो सुपर रिच लड़की और भी ज्यादा बोली लगा देती है। तभी एक बोली आती है $2000 की, और ये बोली और किसी ने नहीं उसी बंदी ने लगाई थी, जो कि डेनियल के कन्वीनियंस स्टोर पर आती जाती रहती है। और डेनियल इसको देख करके पहचान भी जाता है, और सबसे ज्यादा बोली लगाने की वजह से डेनियल को ये बंदी जीत जाती है, जिससे डेनियल काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और इससे मिलने के लिए जाता है। लेकिन ये लड़की उससे कहती है ऐसा मत सोचना, मैंने तुम्हारे ऊपर इसलिए बोली लगाई क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, जस्ट बिकॉज तुम हैंडसम हो इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोगों को नीची नजरों से देखो। और इसी के बाद पहली बार ऐसा होता है कि डेनियल की इस बॉडी की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई होती है। इसके बाद डेनियल इस लड़की को समझाने के लिए इसके पास जाता है, तभी इसके पास खड़ा हुआ बॉडीगार्ड डेनियल का हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद डेनियल उस बंदे का हाथ पकड़ता है और अपने पास से हटा लेता है, जिसे देख करके वो लड़की और बॉडीगार्ड दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस बॉडीगार्ड की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड डेनियल से कहता है कि थोड़ा पीछे रह के बात कर। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड डेनियल को पंच करने के लिए आता है, जिसे देख करके डेनियल समझ जाता है कि ये बंदा पंच करने के लिए आ रहा है और डिफेंस मोड में आ जाता है, जिसे देख करके वो बॉडीगार्ड अपना अटैक ही चेंज कर देता है और डेनियल की नेक पे एक जोरदार किक मारता है, जिसे दूर खड़े होकर के वास्को देख रहा होता है और डेनियल की मदद करने के लिए आ जाता है। फिलहाल इस पॉइंट तक वास्को डेनियल को पसंद नहीं करता है, लेकिन उसको इस तरह से पिटता हुआ देखकर वो उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। लेकिन ये बॉडीगार्ड वास्को के फेस पर एक जोरदार पंच दे करके मारता है और ये सब देखने के बाद ये लड़की इस लड़ाई को रोक लेती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक इतना ज्यादा सीरियस था कि वास्को का अगर एक और पंच लगता तो वो वहीं पर ही बेहोश हो सकता था, क्योंकि उस बॉडीगार्ड के जाते ही वास्को तुरंत जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद डेनियल को समझ में आता है वो अटैक
कितना ज्यादा पावरफुल था। और इसके बाद ये लोग थोड़े टाइम तक वहीं पर ही बैठे रहते हैं, जिसके बाद वास्को चॉकलेट मिल्क ऑफर करता है डैनियल को और उससे कहता है ये मुझे कहीं पड़ा हुआ मिला था, और डैनियल उसको पी लेता है क्योंकि उसको पता है डैनियल आखिरकार कोई बुरा इंसान नहीं है। जिसके बाद इन लोगों की थोड़ी सी तो बॉन्डिंग हो जाती है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब डैनियल की परफॉर्मेंस का टाइम आ चुका है। तो डैनियल पूरा तैयार होकर के स्टेज पर चढ़ता है और स्टेज पर चढ़ते ही इतने सारे लोगों को देखने के बाद उसके तो होश उड़ जाते हैं। लिटरली उसे पैनिक अटैक आना स्टार्ट हो जाता है इतने सारे लोगों को देखने के बाद, जिसे ड्यूक देख लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि जरूर डैनियल नर्वस हो रहा है। तो वो गाना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद डैनियल भी ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद इन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की होती है। सब लोग इनको चीयर कर रहे होते हैं और वो म्यूजिक कंपोजर याद है जिस बंदे ने इस बंदे को रिजेक्ट किया था। इन लोगों की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो बंदा भी अपना कार्ड लेकर के स्टेज पर चढ़ जाता है, जिसके बाद ड्यूक को लगता है कि फाइनली उसका टाइम आ चुका है। लेकिन वो म्यूजिक कंपोजर अब भी डैनियल के पास जाता है उसको साइन करने के लिए, जिसके बाद ड्यूक को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। और ये चीज डैनियल देख रहा होता है क्योंकि एट द एंड सारा क्रेडिट डैनियल को ही दिया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर 30 चैप्टर या फिर मैं कहूँ सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो मेन चीज अभी यही मैं कहूंगा कि अभी तक जितना हमने पढ़ा वो सिर्फ एक स्टार्टर है। एक्चुअल कहानी तो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है क्योंकि सीजन 2 बहुत ही ज्यादा ग्रैंड स्केल पे जाता है। तो अगर तुम चाहते हो मैं सीजन 2 भी एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।